Hello students, today I am going to discuss with you about the bacterial resistance to the antimicrobial agents. बच्चों आज जो हम लोग एंटीबायोटिक्स का या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं कि बैक्टीरियाज भी इसके अगेंस्ट में अब रिस्पॉन्स करना धीरे धीरे छोड़ दें। और मेन रीजन इसका क्या है कि आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो टॉपिक आज का हम डिस्कशन में रखे हैं वो ये रखे हैं कि आखिर कोई भी माइक्रोब्स है वो कैसे अपने में वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है कि उसके ऊपर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट काम ही नहीं करता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वांट टू डिस्कस विथ यू अबाउट द रेजिस्टेंस, द वर्ड रेजिस्टेंस। अगर आप किसी माइक्रोब्स में रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो माइक्रोब्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के लिए अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। इट इज नथिंग बट अनरेस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड द यूज ऑफ एनी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। और ये अनरेस्पॉन्सिवनेस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिपीटेटेड यूज ऑफ द ड्रग्स। बार बार जो हम लोग यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स को यूज कर देते हैं, उसी के कारण ये रेजिस्टेंस बच्चों डेवलप कर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, क्या मैकेनिज्म्स है, कैसे ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों माइक्रोब्स में वो दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म और दूसरा होता है एक्वायर्ड मैकेनिज्म, यानी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस एंड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस का मतलब नाम से ही पता चलता है कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी ये एक माइक्रोब से दूसरे माइक्रोब्स में जेनेटिकली ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, इस केस में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट फेल टू बाइंड टू द टारगेट साइट और फेल टू क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन। यानी माइक्रोब्स के ऊपर जब आप एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इंट्रिंसिक के केस में देखेंगे तो क्या होगा कि आपने एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दिया, वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टारगेट साइट पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और या तो वो मेम्ब्रेन जो सबसे बाहरी एनवेलप होता है उसको वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, यानी आपने पहले ही दिया वो ड्रग्स और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है माइक्रोब्स, तो वो शुरू से ही उसमें अनरेस्पॉन्सिवनेस दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीबायोटिक्स, यानी कई सारे नॉर्मल एंटीबायोटिक्स के यूज करने पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्योर नहीं किया जाता है। सो दिस इज व्हाट द इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, कैसे मतलब नेचुरली रेजिस्टेंस डेवलप होता है माइक्रोब्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, यानी लाइफ टाइम में जो चीज अचीव किया गया, यानी यहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो अपने लाइफ टाइम में इस रेजिस्टेंस को डेवलप कर रहा है। इनिशियली रेस्पॉन्डिंग, यानी जब आप शुरू में देंगे एंटीमाइक्रोबियल तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द रिपीटेटेड यूज ऑफ द ड्रग इट विल नॉट रेस्पॉन्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउ दिस एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड इन द माइक्रोब्स। दो मैकेनिज्म्स के द्वारा होता है बच्चों, या तो म्यूटेशन नहीं तो जीन ट्रांसफर के थ्रू। अब ये म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर के थ्रू जो हो रहा है, यानी एक्वायर्ड का क्या एग्जांपल है, गोनोकोकल रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन। गोनोकोकल ये भी एक माइक्रोब्स है जो कि पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। और एक्वायर्ड जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द इर्रेशनल यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। आपने अनाप शनाप एंटीबायोटिक्स को यूज करना शुरू कर दिया, उसके
गाइडलाइंस को हम नहीं देखते हैं, उसके इंडिकेशंस को हम नहीं देखते हैं। कोई भी छोटे मोटे केसेस में हम किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स को यूज कर देते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को यूज कर देते हैं, और जिसका नतीजा आज ये है कि माइक्रोब्स जो है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ बेसिक आपको 3 मैकेनिज्म्स दिख रहे होंगे। एक जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी नेचुरल वाला जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, जेनेटिकली हो रहा है। दूसरा जो एक्वायर्ड वाला हो रहा है वो म्यूटेशन या जीन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है। तो यानी यहाँ पे यही 3 ऐसे मोड हैं जिसके थ्रू रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर रहा है। तो आइए देखते हैं पहला मोड क्या है, जेनेटिक मेथड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कैसे जेनेटिक्स के थ्रू होता है, तो पहला पार्ट क्या है, क्रोमोसोमल मेथड। क्रोमोसोमल मेथड में बच्चों हम म्यूटेशंस पढ़ते हैं। यानी क्रोमोसोमल मेथड के केस में क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वही बच्चों चेंज कर जाता है, और जब वो चेंज कर जाता है तो जिसके कारण क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डेवलप करता है। यानी एक्सपोजर के दौरान ही वहां पे म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है, कुछ नए चेंजेस डीएनए में आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण कि वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है। इस तरह का जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है बच्चों वो स्लो रेट से होता है। यानी अगर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है माइक्रोब्स की, तो उसमें से 1, 2 या 10 या 20 लाइक वे माइक्रोब्स जो होंगे वही इस टाइप के म्यूटेशन वाले रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। नेक्स्ट थिंग is what एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, यानी क्रोमोसोम से बाहर निकल के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पे आपको प्लाज्मिड के थ्रू होता है। प्लाज्मिड इट इज नथिंग बट अ वेक्टर, एक कैरियर की तरह काम करता है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के कुछ पार्ट को अपने में कैरी कर लेता है। वो प्लाज्मिड जो कि रेजिस्टेंट जीन को कैरी करता है उसको आप कहते हो, या रेजिस्टेंट डीएनए को कैरी करता है उसको आप कहते हो आर प्लाज्मिड। और ये आर प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, ये ट्रांसफर होता है विद इन द माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स में खुद में ही ट्रांसफर किया जा रहा है, और दूसरा एक माइक्रोब से दूसरे माइक्रोब्स में भी ये प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। प्लाज्मिड का ज्यादा डिटेल्स जो होता है बच्चों वो आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में, तो थोड़ा वहां के कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिमाइंड करेंगे तो प्लाज्मिड वगैरह आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ थिंग इज व्हाट, ये जो प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो ये प्लाज्मिड कैसे ट्रांसफर करता है, यानी ये प्लाज्मिड्स आखिर एक माइक्रोब से दूसरे माइक्रोब्स में कैसे रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहा है। तो पहला मेथड है बच्चों कॉन्जुगेशन। एक्चुअली ये एक बैक्टीरियल मेटिंग का मैकेनिज्म है, जिसमें 2 बैक्टीरिया नजदीक आते हैं और एक सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी के थ्रू प्लाज्मिड जो होता है वो एक माइक्रोब से दूसरे माइक्रोब्स में चला जाता है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के केस में क्या होता है बच्चों की बैक्टीरियल वायरस में रेजिस्टेंट का जीन जाएगा और वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बैक्टीरिया में या दूसरे माइक्रोब्स में। ट्रांसफॉर्मेशन कई बार होता है कि जब बैक्टीरिया का लाइसिस हुआ, तो वो जब लाइसिस हो जाता है तो उसके डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, और कोई दूसरा माइक्रोब्स उस नेकेड डीएनए को एनवायरनमेंट से ले ले और वो डीएनए रेजिस्टेंट जीन को कैरी कर रहा हो, तो वहां पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस जो होता है वो ट्रांसफर करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, विद इन माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के अंदर क्या होगा, तो वहां पे 2 मेथड होता है बच्चों, ट्रांसपोसोम्स एंड इंटीग्रॉन्स। ये 2 मेथड है। ये भी मेथड क्या होता है कि यहाँ पे डीएनए जो रहता है ट्रांसपोसोम्स में थ्रू प्लाज्मिड ही ट्रांसफर करता है, और इंटीग्रॉन्स में जो कुछ ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनका यूज नहीं हो रहा है वो भी प्लाज्मिड के साथ अटैच हो करके वहां पे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म बेसिकली प्लाज्मिड रिलेटेड ही है। तो ये हो गया बच्चों जेनेटिकल मेथड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट और क्या मैकेनिज्म था, तो हमने बोला कि म्यूटेशन हो सकता है या जीन ट्रांसफर किया जा सकता है।
तो ये तो चलिए म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर समझ में आया। कुछ बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स भी हैं जिनके द्वारा रेजिस्टेंस जो होता है वो डेवलप कर जाता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स which leads to the inactivation of antimicrobial agent। कई माइक्रोब्स, अभी मैं आगे जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कुछ माइक्रोब्स में ऐसे एंजाइम्स को डेवलप कर दिया जाता है या प्रोड्यूस कर दिया जाता है कि जब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट उनके कांटेक्ट में आता है तो वो उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है, उसको लाइसिस कर देता है, यानी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को डैमेज कर देता है। प्रिवेंट द ड्रग एक्यूमुलेशन। प्रिवेंट द ड्रग एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है बच्चों, कि बॉडी के अंदर या माइक्रोब्स के अंदर वो ड्रग को एक्यूमुलेट होने ही नहीं देगा। भाई पहले तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा तभी तो माइक्रोब्स मरेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे कि सपोज कीजिए उसने अपने सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बदल दिया, सेल वॉल की इंटीग्रिटी को बदल दिया, तो क्या होगा, वहां से एंटर ही नहीं होगा, ड्रग जो होगा वो माइक्रोब्स में घुसेगा ही नहीं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टारगेट साइट। टारगेट साइट में क्या होता है, सपोज कीजिए उसके वहां कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस कर दिया उसने। कन्फर्मेशनल चेंजेस करने के कारण क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, या टारगेट सेल को उसने प्रोटेक्ट कर दिया, कोई एक कवरिंग के द्वारा उसने प्रोटेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है वो भी रेजिस्टेंस डेवलप करने का चांसेस होता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव पाथवेज फॉर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। सपोज कीजिए कि कोई ड्रग आपने लिया जो कि उसके फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स में अगर रेजिस्टेंस ग्रो करना है, फॉलिक एसिड उसके ग्रोथ के लिए जरूरत है, तो वो क्या करेगा, कोई और मेथड खोजेगा कि जिससे वो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस कर पाए। तो अगर वो सिंथेसिस कर पा रहा है फॉलिक एसिड जो कि रिक्वायर्ड है, तो आप कितना भी एंटीमाइक्रोबियल दीजिए, उसको फॉलिक एसिड उसमें बनाना उसने शुरू कर दिया तो वो अपना काम करेगा। तो इस तरह से इन दो मैकेनिज्म्स यानी जेनेटिकल मेथड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड बायोकेमिकल मेथड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के थ्रू रेजिस्टेंस जो होता है वो माइक्रोब्स में डेवलप करता है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड, सो थैंक्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।